नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। चौबेपुर का एक गुंडा देखते ही देखते इतना बड़ा हो जाता है कि देश के अंदर तो छोड़िए, दुबई और थाईलैंड तक में संपत्ति बना लेता है। चौबेपुर का एक गुंडा जिसके जुर्मों के बही खाते से ही चौबेपुर थाने की फाइलें भरी रहती थी, उस थाने का थानेदार तक उसकी मर्जी से तैनात होता। यह सब विकास दुबे की दौलत की बदौलत थी। न जाने कितने करोड़ों की और कहां कहां विकास या दुबे की संपत्ति है। अब उसकी मौत के बाद उसके खजाने की तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ ही उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन पार्ट 2 की शुरुआत भी होने जा रही है। जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिनके हथियार बदमाशों द्वारा छीन लिए गए हैं। जिस भी सज्जन को फिर हथियारों की सूचना, हथियार कहाँ रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दे। विकास दुबे के खात्मे के बाद बिकरू गांव की पहली सुबह। किसी प्रकार का आपको डर है, इसी के लिए ये क्यों कर रहे हैं? काफिलों के लिए तो कर रहे हैं। आप उनको कह दीजिए कि आप मुताबिक कीजिए, कप्तान साहब देख कैसे आदमी हो यार, तो क्यों डरते हो? विकास दुबे के खात्मे के बाद गांव वालों का खौफ दूर करने की पहली कोशिश। 8 सिपाहियों को मार दिया, जो जघन्य अपराध है। और अब जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? विकास दुबे के खात्मे के बाद परिवार ने पहली बार पल्ला झाड़ा। विकास का एक अंदाज ये भी। हथियार कहाँ रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दे, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। आपके मन से वो डर खत्म होना चाहिए, आपके मन से वो भय खत्म होना चाहिए, ठीक ना? हाँ बिल्कुल, कोई घबराने कोई डरने की जरूरत नहीं है। 20 साल का आतंक खत्म होने के बाद कानपुर से 50 किलोमीटर दूर बिकरू गांव की ये पहली सुबह थी। वो पहली सुबह जिसमें विकास दुबे नाम का कोई खौफ नहीं था। विकास दुबे नाम का खौफ खत्म होते ही पुलिस भी पहली बार गांव वालों के पास इस तरह पहुंची। इस तरह उन्हें समझाया कि अब डरने की जरूरत नहीं। आपके मन से वो भय खत्म होना चाहिए, ठीक ना? हाँ बिल्कुल, कोई घबराने कोई डरने की जरूरत नहीं है। और न किसी राजनीतिक आदमी से, न किसी पुलिस वाले से, न किसी प्रकार के किसी और आदमी से अगर आप पे कोई दबंगाई चलाता है, कोई कुछ करता है, तो आप बताइए। हम आप ही के बच्चे हैं, है ना? हम भी किसी के बच्चे हैं, आप लोग भी किसी के बच्चे हैं, सब लोग परिवार के ही हैं। ऐसा तो नहीं कोई दूसरी जगह से। हमारा हम लोगों का जो प्रयास है, हाँ सही है, आपको ये है कि गांव डर से बाहर निकालना। हाँ, आप डरिए नहीं, आप बताइए। लेकिन एक तरफ पुलिस गांव वालों का भरोसा जगा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं पुलिस वालों की ये मुनादी थोड़ी अटपटी भी लग रही थी। जिनके हथियार बदमाशों द्वारा छीन लिए गए हैं। जिस भी सज्जन को फिर हथियारों की सूचना। पुलिस टीम गांव में घूम घूम कर उस मुनादी के जरिए एक तरह से गांव वालों को चेतावनी दे रही थी कि जिनके पास भी पुलिस वालों के लूटे गए हथियार हैं, वो 24 घंटे में वापस कर दें। हथियार कहाँ रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दे, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। विकास दुबे ने 2 जुलाई की रात पुलिस वालों से कुल 5 सरकारी हथियार छीने थे। इनमें से 3 अलग अलग बदमाशों से बरामद हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 हथियार बचते हैं, एक AK-47 और दूसरा इंसास राइफल। सवाल यह है कि एनकाउंटर से पहले यूपी STF के पास उज्जैन से लेकर कानपुर तक पूछताछ के लिए काफी वक्त था, तो क्या इस दौरान STF ने हथियारों के बारे में विकास दुबे से पूछताछ नहीं की? या कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास दुबे ने ही ये पूछताछ में बताया हो कि लूटे गए हथियार गांव में ही है और इसीलिए मुनादी हो रही है। जिस भी सज्जन को फिर हथियारों की सूचना, हथियार कहाँ रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दे, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिकरू गांव में पिछले 20 सालों से विकास दुबे और उसके परिवार का दबदबा रहा था। यहां तक कि ग्राम पंचायत के चुनाव में भी विकास दुबे के परिवार के खिलाफ किसी की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं थी।
2 जुलाई से पहले तक इस गांव में एक भी शख्स विकास दुबे के खिलाफ तो छोड़िए, विकास दुबे का नाम अपनी जुबान तक पर लाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर विकास दुबे की मौत ने बिकरू गांव के लोगों को एक बार फिर से उनकी जुबान लौटा दी। हम ये बताए कि हमारी जगह थी 70-80 साल की बाबा जमाने की, और जबरदस्ती उनको दुआ दी, मतलब हमारी जगह तुमको दिला दी। किसी और को दिला दी जबरदस्ती? हाँ। किसने दिला दी जबरदस्ती? विकास दुबे ने। विकास दुबे। हाँ। तो आपने उससे पहले कुछ कहा नहीं था किसी से? अगर कहते तो मारे जाते हम। डर खत्म हो गया जो डर? हाँ, कुछ भय तो खत्म है। कुछ भय। खुश हैं आप विकास दुबे के मर जाने से? नहीं, खुश क्या है, खुश जनता जो जैसा किया वैसा भरा उसने, हम और क्या। हालांकि गांव वालों को एक अनजाना खौफ अब भी है, और इस खौफ की वजह है विकास दुबे के फरार साथी। यूपी एसटीएफ के मुताबिक 2 जुलाई को पुलिस टीम पर हुए हमले में कुल 21 लोग नामजद हैं, जबकि 60 से 70 लोग अज्ञात की सूची में हैं। यानी 2 जुलाई की रात हमले में विकास दुबे के साथ 80 से 90 लोग मौजूद थे। नामजद 21 में विकास दुबे समेत 6 लोगों का इनकाउंटर हो चुका है, 5 गिरफ्तार हैं, जबकि बाकी 10 नामजद फरार हैं। गांव वालों को उन्हीं फरार लोगों का खौफ है। बिकरू गांव में विकास दुबे के मरने के बाद भी उसके खौफ का आलम ऐसा है कि गांव के लोग वापस नहीं आना चाहते। इसके लिए पुलिस वालों को बाकायदा मुनादी करवानी पड़ी कि जो भी लोग जहां हों वापस लौट आएं, क्योंकि विकास दुबे मारा जा चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो जिंदा था तो क्या आलम रहा होगा, और कैसे विकास दुबे अपनी सत्ता को गांव ही नहीं बल्कि पूरे कानपुर में चलाता था। रंजय सिंह और अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। विकास दुबे की मौत के बाद यूपी एसटीएफ को जब विकास दुबे के खजाने के बारे में पता चला तो खुद पुलिस हैरान रह गई। बाकी चीजें छोड़िए, कहते हैं कि विकास दुबे ने नोटबंदी के दौरान नेताओं और अधिकारियों की मदद से करोड़ों रुपए काले से सफेद कर दिए। 15 बार विदेश भी हो आया। विकास दुबे की दुबई और थाईलैंड तक में संपत्ति है। अब उसकी सारी काली कमाई का सच बाहर लाने की जिम्मेदारी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी गई है। कानपुर से लखनऊ तक, थाईलैंड से दुबई तक अवैध तरीके से जमीन कब्जाना, कानपुर के कारखानों से उगाही, नोटबंदी में नोट बदलवा कर कमाई, नेताओं के काले धन सफेद करके कमाई। करोड़ों की संपत्ति का मालिक था विकास दुबे। 15 बार विदेश भी गया था विकास दुबे। विकास दुबे की मौत के साथ एसटीएफ का काम खत्म। अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का काम शुरू, क्योंकि भले ही विकास दुबे के आतंक का किला तो ढह गया, लेकिन उसकी काली कमाई के साम्राज्य का ढहना अभी बाकी है। बंदूक के दम पर कानपुर के इस गैंगस्टर ने काली कमाई का जो जखीरा खड़ा किया, उसे तलाशने का काम शुरू हो चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके परिवार के सदस्यों, करीबियों का ब्यौरा मांगा है। उसके साथ ही अपराध में शामिल उन लोगों की भी लिस्ट मांगी है जो उसे बरसों तक बचाते रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे के गुनाहों की मौजूदा जानकारी भी मांगी। प्रवर्तन निदेशालय की जांच से साफ हो जाएगा कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने जुर्म के रास्ते से कितनी बेनामी संपत्तियां कमाई। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चलेगा कि आखिर विकास दुबे ने कहां-कहां छिपाई संपत्ति, जुर्म से कितना भरा खजाना, क्या विदेशों में भी बनाई संपत्ति, किन-किन शहरों में काली कमाई का जाल बिछाया, किन रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी संपत्ति। इसमें तो कोई शक नहीं कि विकास दुबे ने बंदूक की नली जब जब खोली, उसके सामने पैसे बरसने लगे। दहशत में लोग अपनी जुबान तक नहीं खोलते थे। उसने खाकी और खादी के जरिए खूब पैसे बनाए, गाड़ियां खरीदी, जमीन खरीदी, बंगला बनाया। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की संपत्ति लखनऊ से लेकर दुबई और थाईलैंड तक फैली थी। अपने फाइनेंसर जय वाजपेयी के जरिए विकास दुबे ने अपनी काली कमाई का हिस्सा दुबई और थाईलैंड में निवेश किया। ये भी बताया जा रहा है कि नोटबंदी के पहले विकास दुबे ने करीब 6 करोड़ से ज्यादा की नकदी को 2% सूद पर चलाया।
सूत्रों के मुताबिक वहीं करीब 50 करोड़ रुपए विकास ने नोटबंदी के दौरान प्रॉपर्टी खरीदने में लगाए थे, जिसमें से काफी पैसा कानपुर के एक व्यवसायी का था। इसके अलावा कुछ अधिकारियों और नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। लखनऊ में विकास दुबे की पत्नी ऋचा से पूछताछ के बाद ईडी ने उसकी संपत्तियों की जांच शुरू की। लखनऊ में ही विकास दुबे के 2 बड़े मकान हैं। वैसे तो एनकाउंटर से पहले ही विकास दुबे की काली कमाई पर चोट शुरू हो गई थी। कानपुर में उसके किले जैसे घर पर बुलडोजर चलाया गया, जेसीबी से घर को मिट्टी में मिला दिया गया, उसकी चमचमाती गाड़ियों का पुर्जा तोड़ दिया गया। छापेमारी के दौरान ही विकास की कई संपत्तियों के दस्तावेज घर से मिले थे। उसके रिश्तेदारों के नाम से भी मिले प्रॉपर्टी के दस्तावेज। लेकिन ये तो महज शुरुआत है, अभी उसकी बेनामी संपत्ति का खुलासा होना बाकी है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जांच एजेंसियों ने उसके साम्राज्य को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी पुलिस से बाकायदा चिट्ठी लिख करके जानकारी मांगी है कि आखिरकार उसके पास कितनी संपत्ति, कितनी जायदाद ऐसी थी जो बेनामी थी। यानी काली कमाई को लेकर के सरकार सख्त हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बाकी सफेद पोश भी जांच एजेंसियों के निशाने पर आएंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक, कानपुर से अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भले ही बहुत से लोग सवाल उठा रहे हो, मगर खुद विकास दुबे का परिवार ये मानता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो सही था। विकास दुबे की पत्नी से लेकर मां बाप तक का यही कहना है कि उसने जैसा किया वैसे ही भुगता। हालांकि 2 जुलाई की घटना के बाद विकास दुबे के साथ साथ उसकी पत्नी भी गायब हो गई थी। इंसान कैसा भी क्यों न हो, उसका परिवार हर हाल में उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन विकास दुबे एक ऐसा इंसान था जिसके जाते ही उसके सगे संबंधी और परिवार वाले तक उसके खिलाफ हो गए। कानपुर के भैरव घाट में अभी विकास दुबे की चिता ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उसकी पत्नी ऋचा दुबे का गुस्सा फूट पड़ा। मीडिया के सामने ही वो चीख कर कहने लगी कि विकास गलत रास्ते पर था, उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? पत्नी ही नहीं, आज पिता भी विकास के साथ जो कुछ हुआ उसे सही ठहरा रहे हैं। बरसों तक विकास के काले कारनामों को करीब से देखते रहे, लेकिन जुबान सिली रही। विकास के खौफ के आगे हर कोई बेबस दिखा। अब कह रहे हैं जो हुआ सही हुआ। जब जेल में था तो उसने कहा था कि चत्ती छूटने के बाद हम सिर्फ तुम्हारी ही सेवा करेंगे, तो उसने सेवा भी नहीं की और दूसरे ये बवाल कर रखा कि 8 सिपाहियों को मार दिया, जो जघन्य अपराध है। जुर्म के जिस रास्ते पर विकास दुबे निकल पड़ा था, उसमें मां ने भी अपनी ममता का पल्लू पीछे खींच लिया। 2 जुलाई के कानपुर शूटआउट के बाद गैंगस्टर भागा फिर रहा था। तभी उसकी मां ने कहा था कि पुलिस चाहे तो एनकाउंटर कर दे। सामने आ जाए हैं तो पुलिस खुद है, अपन देखिए करिए जो करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब कानपुर कर दियो, कैसे उसने बहुत बुरा किया है। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर लोग भले ही सवाल उठा रहे हों, लेकिन परिवार से लेकर गांव वाले तक राहत की सांस ले रहे हैं। अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। एक छोटा सा ब्रेक, हमारी ये खास पेशकश जारी है। जेलों में अपराधियों को भी डर लगने लगा है। कई अपराधी तो ऐसे हैं जो अपनी पहुंच का इस्तेमाल अस्तर जैसे हाईवे पर फिल्माया गया, यानी जो फिल्म। लेकिन इसी के साथ यूपी सरकार और पुलिस ने अब एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है।
इन घटित अपराध की जड़ें लगभग खत्म हो जाएंगी। सुभाष ठाकुर ये सभी यूपी के अलग अलग जेलों में बंद हैं। तो सवाल ये है कि टॉप 34 की लिस्ट में चाहे बाहर हो या अंदर, उनका गैंग, उनका धंधा इसी तरह। और रामपुर जेल में बंद ब्रजेश सिंह के खिलाफ भी जब्ती की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खबर तो यह भी है कि ऑपरेशन क्लीन पार्ट 2 शुरू होने के बाद तमाम अपराधी, खासतौर पर जो जेलों में बंद हैं, वो भी घबराए हुए और अपनी अपनी जेलों से ट्रांसफर लेकर सुरक्षित जेलों में जाने की जुगत लगा रहे हैं। पहली लिस्ट में इन 34 नामों के अलावा यूपी पुलिस की अगली कार्रवाई हर जिले के टॉप 5 मोस्ट वांटेड अपराधियों पर शिकंजा कसने की। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। आलम यह है कि मुख्तार अंसारी की ही अकेले 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त की जा चुकी है और 200 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे में दहशत इतनी ज्यादा कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत तमाम छटे हुए बदमाश जेल के भीतर पेशी पर भी नहीं आना चाहते। कहीं ऐसा न हो कि उनके साथ कोई हादसा हो जाए। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। हालांकि यूपी में अपराध और अपराधियों का खात्मा करने के लिए 2017 में पहली बार ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया था। इस दौरान राज्य भर में एनकाउंटर की झड़ी लग गई। कुछ एनकाउंटर को लेकर विवाद भी हुआ। इसके बावजूद ऑपरेशन क्लीन जारी रहा। हालांकि ऑपरेशन क्लीन के बावजूद राज्य में अपराध का ग्राफ कम नहीं हुआ। कानपुर कांड के बाद अपराध के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम नए सिरे से आगे बढ़ रही है। विवादों और सवालों के बावजूद एनकाउंटर को लेकर बीते 3 साल के पन्ने पलटे जा रहे हैं। गुंडे, माफिया, अपराधी लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मई 2017 के बाद उत्तर प्रदेश से अपराध का सफाया करने के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया। इसके बाद बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता जब कहीं न कहीं से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की कोई खबर नहीं आती थी। हालांकि इस दौरान कुछ एनकाउंटर को लेकर सवाल भी उठे और बवाल भी मचा। ऐसा ही मामला लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर एक्सटेंशन का था। यूपी पुलिस के कांस्टेबल प्रशांत चौधरी ने एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस के 2 जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन विवादों के बावजूद ऑपरेशन क्लीन जारी रहा, लेकिन अपराध के मामले में यूपी का ग्राफ शायद ही कभी नीचे गिरा हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2018 में अपराध के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर 1 था। 2018 में यूपी में 3,42,355 आपराधिक मामले दर्ज हुए। ये अपराध पूरे देश में हुए अपराधों का करीब 11% था। उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला इसलिए हमेशा से रहा क्योंकि यहाँ पर समय समय पर गैंगस्टर पैदा होते रहे। उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा और कानून को धोखा देकर वो अपराध के ग्राफ को आगे बढ़ाते रहे। कानपुर में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों के बाद यूपी सरकार ने एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम एनकाउंटर की पूरी जांच कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। मगर एसआईटी अपनी रिपोर्ट दे उससे पहले आइए अब आपको बताता हूं कि चौबेपुर थाने का घोषित अपराधी विकास दुबे इसी थाने का खासम खास कैसे बन गया। विकास दुबे की जुर्म की कहानी की शुरुआत कानपुर के बिकरू गांव से ही होती है। साल 2000 में नगर पंचायत के चेयरमैन से विकास का झगड़ा हो गया और इसी झगड़े से विकास ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। छोटे मोटे झगड़े से विकास की दबंगई को हवा मिली और उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई। वो जमीन पर अवैध कब्जा करके उसे बेचने का धंधा करने लगा। इसी साल कानपुर के शिवली थाने में ताराचंद इंटर कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे की हत्या हो गई। इस हत्या के आरोप में विकास जेल गया और नेताओं के कर्म पर बहुत जल्दी ही जमानत पर बाहर आ गया। जेल से इतनी जल्दी रिहा होने की वजह से विकास अब खुद को बेलगाम समझने लगा था। उसे लग गया कि अपना दबदबा कायम करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जमानत पर जेल से बाहर आने से पहले ही उसने एक और कत्ल की साजिश रच ली थी। इस बार विकास का शिकार बने थे इलाके के राम बाबू यादव।
वक्त बीतता गया और विकास जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। साल 2004 में जब केबल उद्योग तेजी से बढ़ रहा था, उसी दौरान विकास ने एक केबल व्यापारी की हत्या कर दी। विकास के अपने रिश्तेदार भी उसकी हरकतों से बच नहीं पाए। अपने चचेरे भाई पर जानलेवा हमला करने का आरोप भी उस पर था। विकास की जुर्म की कहानी यहीं खत्म हो सकती थी अगर वक्त पर पुलिस ने सख्ती दिखाई होती और विकास पर शिकंजा कस लिया होता। लेकिन पुलिस से बचने के लिए विकास तब तक राजनीति और नेताओं का सहारा ले चुका था। जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने के साथ साथ विकास सियासत की सीढ़ियां चढ़ने की भी कोशिश कर रहा था। तमाम रसूखदार लोगों से उसके ताल्लुकात थे। यूपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिकिशन श्रीवास्तव को तो वो अपना राजनीतिक गुरु मानता था, मगर दूसरी पार्टियों में भी उसके दोस्त और शुभचिंतक थे। राजनीतिक पार्टी विकास के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी। उसका फोकस सिर्फ अपने निजी फायदों पर ही होता था। जो पार्टी सत्ता में हो, विकास को वही सगी लगने लगती थी। वो बीएसपी में रहा, बीजेपी का दामन भी थामा और समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा रहा। बीएसपी के साथ तो विकास ने सबसे लंबी पारी खेली। वो बहन जी की पार्टी में 15 साल रहा। बीएसपी के शासनकाल में कानपुर और आसपास के इलाकों में विकास दुबे का दबदबा था। फिलहाल विकास समाजवादी पार्टी से जुड़ा था। इससे पहले वो 5 साल बीजेपी में भी रह चुका था। बीजेपी के 2 विधायकों से भी विकास के अच्छे ताल्लुकात थे और ये बात खुद विकास ने कबूल की थी। कई पार्टियों ने ऑफर की है, तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं जाता रहता ही है, लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं और वहां के एक्स चीफ जो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं। हर तरफ से विकास को सपोर्ट मिल रहा था, लिहाजा वो अपनी दबंगई और आपराधिक चरित्र का इस्तेमाल सियासी तरक्की के लिए करने लगा। उसकी दहशत ऐसी थी कि वो जिस पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देता, पूरा का पूरा गांव उसी को वोट दे आता। चुनाव के वक्त वोट पाने के लिए कई पार्टियों के नेता विकास दुबे के घर के चक्कर लगाने लगते थे। विकास ने शिवराजपुर के नगर पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। करीब 15 साल तक वो जिला पंचायत सदस्य के पद पर कब्जा जमाए रहा, लेकिन जुर्म का साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए वो सियासी रसूख और सियासतदानों से रिश्ते का इस्तेमाल भी करता रहा। लेकिन विकास खुद को जिस सियासी मैदान का बादशाह समझ रहा था, असल में वो सिर्फ एक प्यादा था। पुलिस ने सख्ती बरती तो एक एक करके विकास के सारे गुर्गे ढेर होते चले और खुद विकास भी एक ही झटके में मारा गया और उसका तमाम रसूख धरा का धरा रह गया। ये सियासत का ही कवच था जो विकास दुबे को बरसों से बचाता आ रहा था। विकास का दबदबा बढ़ा तो उसने पुलिस महकमे में भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। 2 जुलाई की रात जब 3 थानों की पुलिस ने विकास दुबे पर दबिश डालने की कोशिश की तो विकास को इसकी खबर मिल गई। विकास के सहयोग के आरोप में चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी और चौकी इंचार्ज गिरफ्तार हैं। पूरे थाने का स्टाफ लाइन हाजिर है। कानपुर के बिकरू गांव में पैदा हुआ विकास दुबे गलियों का छोटा मोटा गुंडा था, लेकिन सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को उसने हथियार बनाया और जल्द ही माफिया डॉन बन गया। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।